हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का जो वीडियो है वो है पी ब्लॉक एलिमेंट्स के ऊपर। अगर आपको याद होगा तो हमने पी ब्लॉक एलिमेंट की एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसके अंदर हम जितने भी इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स हैं आपके क्लास 12th चैप्टर के अंदर, क्लास 12th पी ब्लॉक के अंदर, वो सारे डिस्कस करने वाले थे। और जो है उसके इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स हम यहाँ पे बताने वाले हैं, ठीक है। तो इससे पहले दो वीडियोज़ आ चुकी हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसके अंदर मैंने ग्रुप 15 यानी कि नाइट्रोजन फैमिली और ग्रुप 16 दैट इज ऑक्सीजन फैमिली ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। उसके इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स डिस्कस कर लिए हैं। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, इसका लिंक आप वहाँ से ज़रूर देख लेना और अच्छे अच्छे नोट्स बना लेना, बिकॉज अल्टीमेटली तो आपके नोट्स ही आपकी मदद करने वाले हैं ना। तो वहाँ से एक्सप्लेनेशन वगैरह सब देख लेना, बहुत मजेदार वीडियो बनाया मैंने। ओके, चलिए। तो आज का जो वीडियो है ना वो पार्ट 3 और लास्ट पार्ट है, ठीक है। तो आज जो है हम ग्रुप 17 और ग्रुप 18 की ट्रेंड पढ़ेंगे। देखिए ग्रुप 18 में ज़्यादा ट्रेंड है नहीं है, बहुत ही कम 4-5 ट्रेंड है, ठीक है। ग्रुप 17 के अंदर कुछ ट्रेंड्स हैं। तो आज की वीडियो में दोनों ग्रुप कंप्लीट हो जाएंगे। तो यानी कि टोटल मिला के 3 वीडियोज़ बन रही हैं। 3 वीडियोज़ का सेट बना है जिसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट ट्रेंड जो है, जो भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आपकी 12th हो, आपका कोई एंट्रेंस एग्जाम हो, जो मर्जी हो, बस आप वीडियो देख लेना, आपका ट्रेंड वाली सरदर्दी खत्म हो जाएगी और बना लेना अच्छे अच्छे नोट्स, ठीक है। चलिए, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वही जो हमेशा मैं बोलती हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब इफ यू लाइक द वीडियो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो जो पहला ट्रेंड हमारे पास होगा वो होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखिए पहले हम एक बार थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं ग्रुप 17 में कौन कौन से एलिमेंट हैं। तो ग्रुप 17 के अंदर हमारे पास जो एलिमेंट है वो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। वैसे एस्टेटाइन भी है बट फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हम यूजुअली पढ़ते हैं। वैसे इसके अलावा एक दो एलिमेंट और होंगे, ठीक है। तो एक जनरल ट्रेंड जो हमें याद रखना है वो क्या, जब आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो साइज इंक्रीज करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अच्छा ये तो हम यहीं पे पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज करेगी, साइज इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज करेगी, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी। ओके, तो कुछ ट्रेंड ये आपने याद रखिए, इसके बेसिस पे हम और ट्रेंड जो है वो निकाल सकते हैं। चलिए फिर आ जाइए। तो पहला है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखिए 4 एलिमेंट है हमारे पास, ठीक है। तो जनरल ट्रेंड तो ये कहता है कि जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज करती है, बिकॉज साइज इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो साइज इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शुड डिक्रीज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब होता है कि कोई आपका जो एटम है वो कितने अच्छे से इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। बेसिकली द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन एटम एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन। जब कोई एटम नया इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है, उसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। तो इस हिसाब से तो एटम जितना छोटा होगा उसमें न्यूक्लियर चार्ज उतना ज्यादा होगा और वो उतने अच्छे से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी ज्यादा। ओके, तो जनरल ट्रेंड तो ये कहता है कि भाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के, यानी कि जिसका साइज छोटा होगा उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी। बट एक्सेप्शंस तो होंगे ही ऑर्गेनिक वर्ल्ड में, ठीक है। तो वैसा ऐसा लग रहा है कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शुड इंक्रीज बिकॉज़ डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शुड डिक्रीज, साइज इंक्रीज, है ना। तो ऐसा लग रहा है फ्लोरीन सबसे ज्यादा होनी चाहिए, पर नहीं। एक्चुअली क्या होता है, ट्रेंड ये हो जाता है कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन अब डाउन द ग्रुप डिक्रीज ही कर रही है, पर फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होनी चाहिए, पर होती नहीं। फ्लोरीन की एक्चुअली बीच में आ जाती है, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा क्यों नहीं है, कम क्यों हुई। देखिए इसको गोला मार देते हैं बिकॉज यहाँ पे जो चेंज आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, कह रहे देखो जी ऐसा है, वैसे तो फ्लोरीन का साइज छोटा है तो इस हिसाब से शुड हैव द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। द प्रॉब्लम इज कि फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल साइज, और बहुत छोटा साइज होने की वजह से वेरी स्मॉल साइज। देखिए साइज बहुत छोटा है, ठीक है। ऑलरेडी इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन है और इसे अभी एक और इलेक्ट्रॉन आप दे रहे हो, तो छोटा सा फ्लोरीन है, छोटा सा फ्लोरीन है। 9 इलेक्ट्रॉन पहले रहते हैं, छोटे से घर में 9 लोग पहले दे रहे हैं और फिर आप लोग ऊपर से एक और बंदा लेकर आ रहे हो, नया मेहमान लेकर आ रहे हो। तो ये 9 इलेक्ट्रॉन कहेंगे जी हमारे लिए जगह नहीं है, तो छोटे घर में आप एक और बंदे को लेकर आ रहे हो, तो यहाँ पे हो जाएगी इलेक्ट्रॉन रिपलेशन। क्यों, बिकॉज साइज इज वेरी स्मॉल, ओके। और इतने छोटे साइज में 9 इलेक्ट्रॉन चले पता नहीं कैसे एडजस्ट करके रह रहे हो, ऊपर से फिर आप एक और लेकर आ रहे हो, तो बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल साइज देयर विल बी दी जो पहले के इलेक्ट्रॉन है, मतलब जो उसके अपने घर के इलेक्ट्रॉन है, जो बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसके बीच में हो जाएगी इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, और इस रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी थोड़ी कम
exception, fluorine being a very small in size, there is a electron repulsion. तो इसकी वजह से फ्लोरीन जो है हाईएस्ट नंबर पे नहीं है। तो विजेता कौन? विजेता मतलब जीता कौन? क्लोरीन जीत गया, क्योंकि क्लोरीन का साइज बड़ा है, वहाँ रिपल्शन भी नहीं बढ़ी। ओके ना, नेक्स्ट वी हैव मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट तो बहुत सीधा सा हिसाब है। अगर आप इनके एलिमेंटल फॉर्म में कंपेयर, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अगर आप इन्हें कंपेयर करते हैं तो आपको पता है जब आप लॉन्ग के पीरियड जाओगे, मतलब सॉरी जब आप डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज इंक्रीज करता है ना, ये आपको ऑलरेडी पता है। और साइज जब इंक्रीज करता है तो वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करती है। इससे पहले वाले पार्ट में मैंने बहुत डिटेल में समझाया हुआ है कि साइज और वैन डर वाल्स फोर्सेस का क्या रिलेशन है। तो वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज। तो सिंस डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रहा है, इसलिए वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ेगी और इसीलिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, बिकॉज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट is directly proportional to the van der Waals force of attraction and van der Waals force of attraction directly proportional to the size. Okay, तो सबसे साइज किसका बड़ा होगा? ऑब्वियसली आयोडीन का। तो इस तरफ साइज इंक्रीजेस, therefore melting and boiling point increases because van der Waals forces of attraction. Okay, next we have non metallic character। देखिए नॉन मेटालिक कैरेक्टर मैंने पहले भी बताया हुआ है कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को ले सकते हैं, मतलब टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। और जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसकी टेंडेंसी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन लेने की, है ना। तो बेसिकली द नॉन मेटालिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ज़्यादा टेंडेंसी होगा इलेक्ट्रॉन को लेने का। अगर आप इन एलिमेंट्स को देखें, फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आयोडीन, तो जब आप डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर रही है, सॉरी डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रही है। तो क्योंकि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रही है तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी डिक्रीज करेगा, यानी कि सबसे अच्छा नॉन मेटल फ्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। ओके, तो आप लिख सकते हो कि हियर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, देयरफॉर नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, नॉन मेटालिक कैरेक्टर थोड़ा शॉर्टकट में लिखिए। ओके, नेक्स्ट वी हैव एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन। देखिए एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन, हम एलिमेंट जो ले रहे हैं वो वही ले रहे हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन का मतलब होता है कि बॉन्ड तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। बॉन्ड तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। अगर आप इनके एलिमेंट्स को देखते हैं तो फ्लोरीन सबसे छोटा साइज का है, क्लोरीन थोड़ा बड़ा है, ब्रोमीन थोड़ा और बड़ा है और आयोडीन जैसे करके है नहीं क्या, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। तो जब आप डाउन द ग्रुप जा रहे हैं बेटा तो साइज इंक्रीज कर रहे हैं। अगर साइज इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ देंगे, है ना, तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर रही है। और जब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड लेंथ के। तो ग्रेटर द बॉन्ड लेंथ लेसर विल बी द बॉन्ड स्ट्रेंथ। अब जिसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी उसको तोड़ना आसान होगा क्योंकि उसका बॉन्ड वीक है ना। तो ऐसा लग रहा है कि सिंस डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। तो ऐसा लग रहा है यार सबसे वीक बॉन्ड तो आयोडीन है, क्योंकि आयोडीन का साइज बड़ा है, वीक बॉन्ड है। ओके, तो वीक है तो जल्दी टूटेगा, यानी कि बॉन्ड डिसोसिएशन इतनी कम हो जाएगी। तो एक तो आप ये ट्रेंड याद रखिए कि बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ छोटे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। आप ये ट्रेंड याद रख लीजिए कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बॉन्ड स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जो जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उसको तोड़ना उतना मुश्किल होगा, उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, ज़्यादा एनर्जी लगेगी उसमें। ओके, आप लिख सकते हो कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है। इस हिसाब से फ्लोरीन बीइंग द स्मॉलेस्ट इन साइज शुड हैव द हाईएस्ट बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, फ्लोरीन का साइज छोटा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, यानी इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाईएस्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पे फिर एक्सेप्शन है, क्या है एक्सेप्शन? ये बात क्लियर हो गई। सी दिस शुड बी द ट्रेंड, क्योंकि ना जब आप एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं ना, आप एक हमेशा बात ध्यान रखिए, एक्सेप्शन आपको तभी समझ आएगा जब आपको जनरल ट्रेंड समझ आएगा। ठीक है, ऐसे नहीं कि आपने डायरेक्ट एक्सेप्शन पढ़ लिया, नहीं, उससे पहले आपको जनरल ट्रेंड पढ़ना पड़ेगा कि भाई क्या होना चाहिए था और क्या हो रहा है। समझ रहे बात? तभी आपको डिफरेंस समझ आएगा, तभी आपको मजा आएगा, आपको साइंस समझ आएगा, आपको कंसेप्ट में मजा आना स्टार्ट होगा। तो
मज़ा आने के लिए आपको समझ आना चाहिए कि होना क्या चाहिए था और हो क्या रहा। ओके, तो ये तो होना चाहिए था और हुआ क्या? हुआ ये कि अच्छा मैं इसको थोड़ा रब कर लूँ क्योंकि मुझे जो है आगे इसका ट्रेंड लिखना है, तो मैं इसको भी थोड़ा रब कर दूँ। ओके ना, हुआ ये कह रहे जी वैसे तो फ्लोरीन का हाईएस्ट बॉन्ड स्ट्रेंथ होना चाहिए, पर फ्लोरीन में प्रॉब्लम क्या होती है कि फ्लोरीन का साइज कुछ ज़्यादा ही छोटा होता है, वेरी स्मॉल साइज। और स्मॉल साइज होने की वजह से फ्लोरीन दोनों फ्लोरीन बहुत नजदीक है, बॉन्ड छोटा है ना, स्मॉल साइज है, बॉन्ड लेंथ स्मॉल, तो बॉन्ड लेंथ स्मॉल होने की वजह से दोनों फ्लोरीन बहुत नजदीक है और इसीलिए इनके लोन पेयर आपस में करते हैं रिपेल। देयर इज अ लोन पेयर रिपल्शन। बिकॉज ऑफ दिस लोन पेयर रिपल्शन नाउ बॉन्ड स्ट्रेंथ विल डिक्रीज। तो फ्लोरीन ऑल्दो छोटा है बट द प्रॉब्लम इज कुछ ज़्यादा ही छोटा है, एंड बिकॉज बहुत छोटा साइज है, लोन पेयर रिपल्शन होगी, इसलिए अब बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी कम। तो विजेता हो गया अगेन फ्लोरीन। ठीक है, तो एक्चुअल ट्रेंड क्या कहते हैं? एक्चुअल ट्रेंड कहते हैं कि फ्लोरीन जो तीसरे नंबर पे चला जाता है, तो बाकी तो सब कुछ ठीक है कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन यही है, ऐसा ही होना चाहिए। डाउन द ग्रुप बॉन्ड डिसोसिएशन शुड डिक्रीज, ठीक है, बिकॉज बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस। बट फ्लोरीन अब आ जाता है चौथे नंबर। तो फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लो है, लिख लीजिए लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बिकॉज लोन पेयर रिपल्शन। ओके, तो इस ट्रेंड को ये सारी चीजें लिख लेना क्योंकि मैं इसे रब कर रही हूँ, मुझे अगला पॉइंट डिस्कस करना है ना। देखिए मैं सिर्फ उस चीज को गोला लगा रही हूँ जिसमें एक्सेप्शन आ रहा है, ठीक है, जहां एक्सेप्शन आ रहा है हम सिर्फ उस चीज को ही अंडरलाइन कर रहे हैं, मतलब गोला लगा रहे हैं ना। नेक्स्ट ये है ऑक्सीडाइजिंग पावर। देखिए ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब होता है मैंने आपको पहले बताया था, ऑक्सीडाइजिंग पावर या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ही बात होती है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो खुद की रिडक्शन करते हैं। बेसिकली रिडक्शन इज इलेक्ट्रॉन गेन। क्या समझे? दोबारा बताइए, दोबारा बताइए नहीं दोबारा सुनिए। ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब होता है इट्स सेल्फ रिडक्शन, कि अपनी तो रिडक्शन करने वाला है वो, और रिडक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन गेन। तो बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी। अब जो सबसे ज्यादा लालची होगा उसका इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगा, यानी कि फ्लोरीन। फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा होती है क्योंकि सबसे ज्यादा लालची है, उसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है। उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। देयर इज नो एक्सेप्शन, देयर इज नो एक्सेप्शन, सब कुछ नॉर्मल है। क्यों, कैसा है ये ट्रेंड कि जब आप डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन इमीडिएटली डिक्रीज करती है, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी जो है वो डिक्रीज करती है। सबसे ज्यादा अच्छे से गेन कौन कर सकता है इलेक्ट्रॉन? फ्लोरीन ही कर सकता है, यानी कि फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा है। तो आपको समझना पड़ेगा कि ऑक्सीडाइजिंग पावर का एक्चुअल मतलब क्या है। ओके, नाउ वी कम टू द रिड्यूसिंग पावर। देखिए रिड्यूसिंग पावर का ना उल्टा मतलब होता है फ्लोरीन। देखिए जब आप फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन देंगे, ओके F2, ठीक है, अगर आप फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो वो F नेगेटिव बनाएगा। आप इसे हाफ कर लीजिए, ये हाफ फ्लोरीन है, ठीक है, तो फ्लोरीन को जब आप इलेक्ट्रॉन देंगे तो वो F नेगेटिव बनाएगा। तो ये प्रोसेस तो हो गया इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला। थोड़ा सा इसको ऐसे लिख देते हैं, ये प्रोसेस में तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? गेन हो रहा है। अगर आप इसके ऑपोजिट देखें तो F नेगेटिव जो है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करके F2 बना रहा है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन का हो रहा है लॉस, और इलेक्ट्रॉन लॉस कहलाता है ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन का मतलब होगा रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ऑक्सीडेशन का उल्टा हो गया ना, रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे की रिडक्शन ही करेगा अगर कोई भी ऑक्सीडेशन कर रहा है तो अभी जो आप देख रहे थे वो था इलेक्ट्रॉन गेन का प्रोसेस, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग पावर। अभी आप देख रहे हैं रिड्यूसिंग पावर या रिड्यूसिंग एजेंट, एजेंट कह लीजिए या पावर कह लीजिए, एक ही बात है, ठीक है। तो जो जितना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो उतना बुरा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, सीधी बात है। तो जितना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो उतना बुरा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन की सबसे ज्यादा टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने की, यानी कि इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी सबसे बुरी है ऑब्वियसली। दोबारा सुनिए, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी सबसे अच्छी है, यानी कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी सबसे बुरी है, यानी कि सबसे बुरा रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग पावर सबसे बुरी है। ओके, तो जो ट्रेंड आएगा वो उल्टा हो जाएगा, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड आएगा। अब आयन भी लिखे यहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद वो आयन बनने वाला है। तो फ्लोरीन की सबसे बुरी पावर है और सबसे अच्छी है आयोडीन की, क्योंकि ऑब्वियसली ये रिएक्शन जितनी फास्ट होगी इसकी ऑपोजिट रिएक्शन उतनी ही स्लो होगी। ओके, चलिए, तो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पावर का जो ट्रेंड है वो बेसिकली ऑपोजिट हो जाता है, ये याद रख लेना। नाउ नेक्स्ट वी हैव
अब हम आ रहे हैं अपने बॉइलिंग पॉइंट। अब हमने हाइड्राइड स्टार्ट कर दिए हैं। यहाँ से आपके हाइड्राइड स्टार्ट हो गए, तो इस फैमिली के हाइड्राइड HF फार्मूला के होंगे, यानी कि HF, HCl, HBr, HI इस फार्मूला के हाइड्राइड मिलेंगे ना। अब अगर हाइड्राइड की बात करें तो सबसे पहले हम जो चेक कर रहे हैं वो है बॉइलिंग पॉइंट। देखिए बॉइलिंग पॉइंट आपको लग रहा होगा कि डाउन द ग्रुप अगर आप देखते हैं HF, HCl, HBr, HI, तो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस बिकॉज़ आइडिन का साइज बड़ा है, तो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करेगा, इसीलिए वैन डर वाल्स फोर्सेस इंक्रीज करेंगी। डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, वैन डर वाल्स फोर्सेस इंक्रीजेस, देयरफॉर बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज। ऐसा लग रहा है ना, तो सबसे कम किसका है? HF का, पर ऐसा नहीं होता। इनफैक्ट HF का हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है जी। तो एक्चुअल ट्रेंड क्या कहता है? देखिए अगर आप इसे छोड़ दें ना 2 मिनट के लिए, इसे हटा दें, तो बाकी सारी चीजें सेम है। डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज कर रहे हैं, वैन डर वाल्स फोर्सेस इंक्रीज कर रहे हैं और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहे हैं। तो HCl, HBr, HI, मगर इसका मतलब ये नहीं कि HF का सबसे छोटा है, होना चाहिए पर होता नहीं है। इनफैक्ट HF का हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो दिस इज एक्सेप्शन ना, एक्सेप्शन है ये, और इस एक्सेप्शन का रीजन है द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन HF मॉलिक्यूल। HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन सबसे तो स्ट्रांग ही है, तो देयरफॉर हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। सेम प्रॉब्लम मेल्टिंग पॉइंट में भी आती है। मेल्टिंग पॉइंट का भी ट्रेंड है और सीधा ही रह गया है, पर मेल्टिंग पॉइंट के मामले में HF तीसरे नंबर पे आ जाता है, आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम है, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, बट HF का लीस्ट नहीं है, फिर ज्यादा है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन से नंबर पे आ रहा है। HCl, HBr, HF तीसरे नंबर पे आ जाता है और लास्ट में HI। तो अगेन बात वही है कि HF का हाई है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बट ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि बॉइलिंग पॉइंट में ये हाईएस्ट में आ जाता है और मेल्टिंग पॉइंट में ये जो है 3 लेवल की सक जाता है, बेसिकली इसका सेकंड हाईएस्ट हो जाता है। ओके चलिए नेक्स्ट थिंग है डाइपोल मूवमेंट। देखिए डाइपोल मूवमेंट, अगर आप 2 एलिमेंट को कंपेयर कर रहे हैं कि जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, अगर आप 2 एलिमेंट को कंपेयर कर रहे हैं जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा डाइपोल मूवमेंट उतना ज्यादा होगा। अब HF में देखिए, HF ले लीजिए, HCl ले लीजिए, HBr ले लीजिए, आप कुछ भी ले लीजिए, सब में ही डाइपोल मूवमेंट आएगा क्योंकि सब में ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। मगर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस HF में है क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, हाइड्रोजन तो सेम ही है जगह पे, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज्यादा है, इसीलिए इसका डाइपोल मूवमेंट सबसे ज्यादा हो गया। तो क्या समझे कि डाइपोल मूवमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, या बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कह लीजिए, एक ही बात है। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, ऐसे मोड में साइंस शुड बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, तो हाइड्रोजन को तो क्या ही देखना होगा, हाइड्रोजन ही हर जगह पे, तो आप फ्लोरीन को देखिए। ओके तो सबसे ज्यादा डाइपोल मूवमेंट HF का, फिर HCl का, फिर HBr का, फिर HI का। दिस नो एक्सेप्ट। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास अगला पॉइंट थर्मल स्टेबिलिटी। देखिए हाइड्राइड्स की बात हो रही है अभी, ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग जो है हाइड्राइड्स की बात कर रहे हैं अभी। तो थर्मल स्टेबिलिटी जैसा कि हम ऑलरेडी जानते हैं डिपेंड करती है बॉन्ड स्ट्रेंथ पे, और कैसे डिपेंड करती है? थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी बॉन्ड स्ट्रेंथ, यानी कि जो बॉन्ड जितना स्ट्रांग होगा वो थर्मली उतना स्टेबल होगा, यानी कि थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी। ओके तो जो बॉन्ड छोटा होगा उसकी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं या आप फिर लिख लीजिए थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ व्हिच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ओके तो अगर आप मॉलिक्यूल कंपेयर कर रहे हैं HF, HCl, HBr, HI, तो सबसे वीक बॉन्ड कौन सा है? HI का, क्योंकि उसका साइज बड़ा है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, ठीक है। तो इस तरफ थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी बिकॉज इस तरफ क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है और इसीलिए बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। ओके नेक्स्ट वी हैव एसिडिक स्ट्रेंथ। तो इन्हीं मॉलिक्यूल्स की एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर रहे हैं। अगेन एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड कर रही है कि कितनी जल्दी हाइड्रोजन का लॉस हो सकता है। एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड ऑन द लॉस ऑफ द हाइड्रोजन। ओके जितना जल्दी हाइड्रोजन जल्दी लॉस होगी उतना अच्छा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा, और बस उतना अच्छा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। ओके ना तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है यहाँ पर याद रखना है आपने
बॉन्ड स्ट्रेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि बॉन्ड वीक होगा तभी तो जल्दी टूटेगा। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी तभी तो हाइड्रोजन जल्दी लॉस होगा, ज्यादा अच्छा एसिड होगा। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का तो ट्रेंड हम पढ़ चुके हैं, तो इसका ऑपोजिट ट्रेंड हो जाएगा HF HCl HBr HI, यानी कि जो बॉन्ड जितना वीक होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। ओके नाउ अब अगला भी एसिडिक स्ट्रेंथ ही है, अगला पॉइंट भी हम एसिडिक स्ट्रेंथ ही डिस्कस कर रहे हैं, मगर इस बार जो एसिडिक स्ट्रेंथ हम ले रहे हैं वो हाइड्राइड्स की नहीं ले रहे हैं। इनफैक्ट हम एसिडिक स्ट्रेंथ ले रहे हैं ऑक्सो एसिड्स की। तो मेरे पास है HOCl HOBr HY। देखिए ध्यान रखिए एक बात, क्या अगर आप ऑक्सो एसिड्स की बात करते हैं, अगर आप ऑक्सो एसिड्स की बात करते हैं तो ध्यान रखना ऑक्सो एसिड के लिए जो एसिडिक कैरेक्टर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडेशन नंबर के और सेंट्रल एटम ऑब्वियसली, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। दो फैक्टर पे हमारा ऑक्सो एसिड का एसिडिक कैरेक्टर डिपेंड करता है। किस किस पे? ऑक्सो एसिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम एंड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम। अगर आप यहाँ पे देखें तो ऑक्सीडेशन फिर तो सबका ही सेम है क्योंकि सबसे ही फॉर्मूला के हैं, मगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा एज कंपेयर टू ब्रोमीन एंड एज कंपेयर टू आयोडीन, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसका एसिडिक कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। तो दिस विल बी द ऑर्डर। ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट एसिडिक कैरेक्टर हम डिस्कस कर रहे हैं। अब अगली बार हम क्या कर रहे हैं, हम सेम सेंट्रल एटम रखेंगे HClO4 HClO3 HClO2 HCl या HOCl कुछ लिख लो। अब यहाँ पे आप देखोगे तो सेंट्रल एटम तो सेम है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सबके इसमें सेम आने वाली है क्योंकि सब में क्लोरीन है, बट यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंज हो गया। अगर आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो 4 टू जाएगा, ये आएगा +7, ये आएगा +5 और ये आएगा +3 और ये आएगा +1। अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना नहीं आता है तो मैंने इसे एक वीडियो बनाया हुआ था, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी उसका लिंक, आप प्लीज देख लेना क्योंकि इनऑर्गेनिक करने के लिए भाई ऑक्सीडेशन नंबर तो आना चाहिए। ठीक है चलिए, तो ऑक्सीडेशन नंबर जिसका ज्यादा होगा एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा, इस तरह एसिडिक कैरेक्टर कर रहा है इंक्रीज। ओके इसके अलावा आप इसी में कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, जैसे आपने ले लिया HClO4 HBrO4 और HiO4, तो सेम बात है, ऑक्सीडेशन स्टेट अब सबका सेम है, +7 तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो इससे तो आंसर नहीं आ सकता, तो आंसर आएगा इस बार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा। तो दो ही फैक्टर ऑफ एसिड के जो आपको ध्यान रखना है, ऑक्सीडेशन नंबर और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दैट्स इट। तो मैं लिख रही हूं ना, आपको प्लीज अच्छे से नोट करते रहना बिकॉज़ इन्हीं के बेसिस पे तो हमने ये ट्रेंड कैलकुलेट की। ओके नेक्स्ट वी हैव ऑक्सीडाइजिंग पावर। ठीक है, ऑक्सो एसिड्स के लिए ऑक्सीडाइजिंग पावर जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एसिडिक कैरेक्टर की। तो ऑक्सीडाइज क्या बताया हमने, ऑक्सीडाइजिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक कैरेक्टर। तो जो ट्रेंड आपने एसिडिक कैरेक्टर का लिखा होगा उसका ऑपोजिट ऑक्सीडाइजिंग पावर का आएगा। इस बार जो मैं मॉलिक्यूल ले रही हूँ वो है क्लोरीन की मॉलिक्यूल ले रहे हैं, ऑक्सो एसिड ले रहे हैं HClO4 HClO3 HClO2 और HCl। तो अभी आपने पढ़ा बेटा एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर ये है, तो यानी कि इसका ऑपोजिट ऑर्डर होगा ऑक्सीडाइजिंग पावर का। ओके दिस इज योर +1 +3 +5 एंड +7, तो प्लीज रिमेंबर दिस वन। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज नोबल गैसेस। यहां से हम लोग अपनी नोबल गैसेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो ध्यान रखना ये जो तीन ट्रेंड हैं दे बिलोंग टू नोबल गैसेस, यानी कि ग्रुप नंबर 18। ओके प्लीज रिमेंबर, यहाँ से हम लोगों के जो तीन ही ट्रेंड है इस फैमिली के अंदर जो हमें पढ़ने हैं, दैट इज नोबल गैसेस। तो एक बार साइड में लिख लेते हैं कि नोबल गैसेस एक्चुअली कौन कौन सी होती हैं, ग्रुप 18 मेंबर। तो फर्स्ट नोबल गैस वी हैव हीलियम, दिस इज ग्रुप 18 वी आर डिस्कसिंग। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन। नाउ सबसे पहले कि एक बार जो हमेशा चल रही है वो क्या कि डाउन द ग्रुप साइज क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ये तो हर जगह फॉलो हो रहा है। फर्स्ट में हम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग, देखिए सीधी सी बात है, जिसका साइज बड़ा होगा उसका वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा, ओके, और उसका फिर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। क्योंकि अभी हमने पढ़ा है क्या कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड ऑन द वैन डर वाल्स फोर्सेस and van der Waals forces will depend on the size. So the greater the size, more will be the van der Waals forces and higher will be the melting point। देखिए आप नोटिस करेंगे कि ना हर बार जब भी आप कोई ट्रेंड निकाल रहे हैं तो आप
किसी फैक्ट के बेसिस पे निकाल रहे हैं, है ना। तो ज़रूरी है कि आप ये फैक्ट बहुत अच्छे से समझें कि कौन किस पे डिपेंड करता है, क्यों डिपेंड करता है। ये बार बार जो है आप रिवाइज करते रहिए अपने नोट्स, क्योंकि एक बार में नहीं याद होता है, किसी को भी नहीं याद होता है। यू हैव टू कीप ऑन रिवाइजिंग, ओके, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। चलिए, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप इंक्रीज किया गया बिकॉज़ साइज इंक्रीजेस, ओके। तो यानी कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, सबसे ज़्यादा ज़ेनॉन का है, और डाउन द ग्रुप फिर कम हो रहा है, डाउन द ग्रुप बढ़ रहा है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, अच्छा ज़ेनॉन लेना भी है, ज़ेनॉन, डाउन द ग्रुप increases. Next we have the ease of liquefaction. सॉरी बोलना नहीं आता है वर्ड, ठीक है, मैं मतलब इसका बता देती हूँ। ease of liquefaction का मतलब होता है कितनी जल्दी आप इसको लिक्विफाई कर सकते हैं। देखिए सारी गैसेज है, इनका तो नाम भी फुल गैसेज है तो ये सारी गैसेज। किसी गैस को आप कितनी जल्दी लिक्विफाई, कितना इजीली लिक्विफाई कर सकते हैं, इसको बोलते हैं ईज ऑफ लिक्विफिकेशन। कितना आसानी से आप इसे लिक्विफाई कर सकते हैं। अब ना एक छोटी सी बात याद रखिए, क्या कि जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी पार्टिकल्स के बीच में, आप उस गैस को आसानी से लिक्विफाई कर पाएंगे। यानी कि ग्रेटर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल, इजियर विल बी द लिक्विफिकेशन, ओके। तो यानी कि यहाँ से क्या ट्रेंड आया है कि ईज ऑफ लिक्विफिकेशन मतलब कितनी आसानी से आप उसको लिक्विफाई कर सकते हैं, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। पार्टिकल के बीच में कितनी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, किसी भी टाइप की अट्रैक्शन, बस अट्रैक्शन होनी चाहिए, ओके। यहाँ पे हम वैन डर वाल्स फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन की बात करें। दीज आर द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, वैन डर वाल्स फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। तो क्योंकि हमें पता है डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, देयरफॉर वैन डर वाल्स फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस। और अट्रैक्शन जब ज्यादा हो जाएगी उसको आसानी से लिक्विफाई किया जा सकता है, वैन डर वाल्स अट्रैक्शन इंक्रीजेस, ओके। यानी कि जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जा रहे हैं वैसे वैसे साइज बढ़ रहा है, वैन डर वाल्स फोर्सेज बढ़ रही हैं, लिक्विफिकेशन इजी हो रही है। तो सबसे आसानी से आप लिक्विफाई कर सकते हैं रेडॉन को, और सबसे मुश्किल से आप लिक्विफाई कर सकते हैं हीलियम को, बिकॉज हीलियम में साइज सबसे छोटा होता है। तो दिस इज सेम ट्रेंड। रेडॉन में से रेडियोएक्टिव है, आप ऐड करना चाहो तो ऐड कर सकते हो, तो कर देने चाहिए, ट्रेंड तो पूरा करना है, ओके। नेक्स्ट वी हैव एंड द लास्ट वी हैव इज solubility important. Again the solubility will depend on the force of attraction between the particles, okay. तो क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ट्रेंड हम पढ़ चुके हैं ऊपर, तो सेम ट्रेंड आपकी सोल्युबिलिटी इन वाटर का भी आने वाला है, सेम ट्रेंड। नाउ यहाँ पे हमारे सारे ट्रेंड्स खत्म होते हैं। पार्ट 3 पार्ट थे इसके, आज पार्ट लास्ट आया था, और इसी के साथ हमने अपना एंटायर पी ब्लॉक, जितने भी पी ब्लॉक के इंपॉर्टेंट ट्रेंड थे सारे पढ़ लिए हैं। अब एक काम आपको करना है, अच्छे अच्छे नोट्स आपने बना लिए हैं, रंग बिरंगे बनाए हैं, बहुत ही मज़ा आएगा फिर आपको पढ़ने में, और आपको इसे हर हफ्ते जो है रिवाइज करना है। देखिए अगर आपने अगर सिर्फ ट्रेंड बनाना है ना तो हार्डली आपका जो है 1 पेज या 2 पेज में आ जाएगा, बट काम ये है अब कि आपको इसको बार बार पढ़ना है, ओके। इसके अलावा आपका अगर कोई और क्वेरी हो, आपको कोई और वीडियो देखना हो, कोई ट्रिप देखना हो, कुछ भी, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। मैं जो है जल्दी से कोशिश करूँगी उसको बनाऊँ, क्योंकि देखिए अब आपके पेपर आने वाले हैं, नवंबर में बच्चों के पेपर स्टार्ट हो जाएंगे 12th के मोस्टली, तो उसके लिए जो है पी ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ओके। तो वही रिवाइज करते रहो, ओके। चलिए फिर लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना वीडियो को, जो भी करना है कर देना, ओके। चलिए फिर थैंक यू सो मच।